नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। देखिए, क्लास 11th में फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तरंग। इससे पहले मैंने दोलन, जिसमें सरल आवर्त गति के बारे में मैंने आपको पहले बताया जा चुका है। इससे संबंधित मैंने वीडियो भी डाल रखी है। तरंग एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th में लास्ट में दिया गया है फिजिक्स में, लेकिन अक्सर स्कूलों में उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आगे की क्लास में, जैसे आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता, लेकिन इसमें से कंपटीशन में बहुत आता है। तो इस वजह से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं आपको तरंग का चैप्टर क्लियर करा दूँ। देखिए, एनसीईआरटी की बुक में तरंग एक चैप्टर दिया हो, पूरा उसी में सब कुछ दिया है। बल्कि जो आपकी हेल्पिंग बुक है उसमें तरंग चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कुछ बुक्स हैं उसमें पहला चैप्टर यांत्रिक तरंगों के बारे में बताया है, फिर उसके बाद बताया गया है आपकी यांत्रिक तरंगों की चाल, परिगामी तरंगों के समीकरण, अपरिगामी तरंगें, परिगामी तरंगों के अध्यारोपण। इस तरह से कई एक चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। तो मैं इस चैप्टर को तरंग के हेडिंग के अंतर्गत ही पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको मैं कई एक पार्ट्स में बताऊँगा। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य है पढ़ाने का कि आज हम आपको बताएंगे कि तरंग होती क्या है। पहला तो हमारा जो रहेगा इसमें परिचय में तरंग क्या होती है, फिर हम ये बताएंगे कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं, तरंगें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तरंगों के प्रकार के बारे में बताएंगे, फिर जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में अलग से आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तरंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है तरंग। वेव्स। आपने देखा होगा, बड़ा एक सरल सा तरीका है कि अगर हम किसी कंकड़ को हम पानी में डाल दें तो आपने देखा होगा उसमें तरंगें चारों तरफ फैलती जाती हैं, यूँ इस तरह से फैलती जाती हैं। इसी तरह से अगर कोई खम्मा है उसमें हम उसको हिट कर दें तो हमें थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई देती है। तो ये तो निश्चित है कि तरंगों के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम कुछ कार्य करेंगे तभी तरंगें उत्पन्न होंगी, और जब भी हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा स्थानांतरित होगी। बिना ऊर्जा स्थानांतरण के तरंगें नहीं पैदा हो सकती। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। जैसे आपने पत्थर डाला तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, वो द्रव की सतह पर गई और वो फिर ऊर्जा इधर उधर तैरती हुई चारों तरफ चली गई। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी माध्यम में कोई विक्षोभ पैदा करते हैं तो ये कहा जाता है कि तरंग का संचरण हो रहा है। सीधी सी बात है, जब भी हम किसी माध्यम में हम कोई विक्षोभ पैदा करेंगे तो तरंग का संचरण होगा, और तरंग का संचरण होगा तो उसके द्वारा हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण भी होगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। जब किसी माध्यम में कोई विक्षोभ, डिस्टरबेंस, कोई विक्षोभ, डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, और जब हम ये उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तब हम ये कहते हैं कि तरंग का संचरण हो जाना, तब ये कहा जाता है
कहा जाता है कि ऊर्जा की तरंग का संचरण हो रहा है या तरंग चल रही है, का संचरण हो रहा है। ये बात आप क्लियर अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी तरंग का संचरण होगा, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होगी। अब देखिए, तरंगों को हमने 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा है। पहली जो तरंग है उसको हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। जो कि हमें मुख्यतः पढ़नी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग। दूसरी तरंग है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तीसरी और है जो आपको क्लास 12 में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी उनकी चर्चा भी करेंगे। द्रव्य तरंग है। द्रव्य तरंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर वेव्स। ये 3 तरह की तरंगें होती हैं। आगे आप देखेंगे यांत्रिक तरंगों को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम बताएंगे। एक है हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक है अनुप्रस्थ तरंग। तो ये फिर आगे हमारी परिगामी तरंगें, अपरिगामी तरंगें आती हैं, वो इन्हीं से मिलकर बनती हैं। लेकिन मुख्य जो कैटेगरी है वो ये है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जब हम किसी माध्यम में कोई विक्षेप पता करेंगे तब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और तब ये कहा जाएगा कि ऊर्जा हमारी तरंग संचरित हो रही है या तरंग चल रही है। तरंगों को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला है हमारी यांत्रिक तरंग। तो देखिए, यांत्रिक तरंग क्या होती है? जब भी हम कोई यांत्रिक कार्य करते हैं, यांत्रिक कार्य करने का मतलब है किसी बल द्वारा हमने किसी में विक्षोभ पैदा किया किसी भी रूप में, तो हमारी यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे आपने गिटार है, गिटार में तार तने हुए होते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, हमारी जीभ है, कंपन करती है तो उससे भी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो हम इसमें हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगें। तरंगें, मैकेनिकल वेव्स। वे तरंगें जिनको यांत्रिक कार्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यांत्रिक कार्य करके। वे तरंगें जिन्हें यांत्रिक कार्य करके, यांत्रिक कार्य करके उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है उन्हें
यांत्रिक तरंगें कहते हैं। यांत्रिक तरंगें कहते हैं। अब देखिए, यांत्रिक तरंगों के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें भी आपको मालूम होनी चाहिए। यांत्रिक तरंगों के लिए शर्तें क्या क्या हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। पहला तो शर्त ये है, क्या शर्त है? यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है। शर्त क्या है? नंबर 1, माध्यम का होना परम आवश्यक है। नंबर 1, माध्यम जरूर होना चाहिए। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगें नहीं चल सकती। तो माध्यम का होना परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। दूसरा क्या होना चाहिए? माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए, अर्थात माध्यम के कण कंपन करें, कंपन करने के बाद अपने स्थान पर आ जाएं आसानी से। तो माध्यम हमारा कैसा होना चाहिए? प्रत्यास्थ। तो जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा उसमें उतना ही वेग उसका अधिक होगा, मतलब उसके प्रत्यास्थता के गुण पर उसका संचरण निर्भर करता है। तो माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए। प्रत्यास्थ होना चाहिए। ये दोनों शर्तें जरूरी हैं, चाहिए। अब कौन कौन सी तरंगें? जैसे ध्वनि तरंगें, ठीक है। तने हुए तार में उत्पन्न तरंगें, तने हुए तार में उत्पन्न तरंगें। जो तार होता है उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए, तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो हमारे तार में, वो हमारी जो तरंगें होंगी वो यांत्रिक तरंगें होंगी। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अनुप्रस्थ तरंगें। और नंबर 2, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो पहले हम अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में बता देते हैं, तब हम आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। तो अब आ जाइए अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, इनको आप समझ लीजिए। देखिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांस वेव। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनके माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे तरंग हमारी इधर संचरित हो रही है, ये तरंग के संचरण होने की दिशा है, और माध्यम के कण कंपन यूँ इस तरह से करते हैं। तो जो तरंग बनती है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जैसे ये तरंग के संचरण की दिशा है, तरंग
के संचरण की दिशा और ये माध्यम के कण कंपन कर रहा है इस तरह से। ये ठीक है, ये माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा। ये दोनों परस्पर लंबवत दिशा। ठीक है, जैसे ये कोई कण यहाँ पर है, ये यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इस टाइप से ये इस टाइप से, इस टाइप से। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस टाइप से ये कहलाता है श्रृंग, और ये कहलाता है गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त दोनों बनते हैं। श्रृंग भी बनते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीस्ट, और ये कहलाता है ट्रफ। तो ये कब बनता है, कब अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं, जब तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के, क्यों माध्यम होना जरूरी है, तो माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा परस्पर लंबवत होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं। यही चीज मैं आपको लिखने जा रहा हूं। देखिए, जब तरंग के संचरण की दिशा एवं माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा परस्पर लंबवत होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं। ठीक है, जैसे तने हुए तार में कंपन, जैसे तने तार में कंपन, या हमने कहीं डोरी से बांध लिया और इस डोरी को यूँ कंपन कराते हैं हाथ से, तो इस तरह से हमें कंपन बनते हैं। ये ऐसे, इस तरह से हम कराते हैं तो कंपन इस टाइप से बनते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अच्छा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, अनुप्रस्थ तरंगें केवल आपके ठोस माध्यम में या द्रव की सतह पर चलती हैं। द्रव की सतह पर चल सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, और ठोस के अंदर चल सकती हैं। ये इनका संचरण गैसीय माध्यम में नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होने जानी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंगें कब बनती हैं, माध्यम के कण के कंपन और तरंग के संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होती है, और इसके साथ साथ इनका जो संचरण केवल ठोस में और द्रव की सतह पर ही संभव है। गैसीय माध्यम में ये नहीं चलती। इनमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। मतलब श्रृंग ऊपर की दिशा में माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन, वो श्रृंग कहलाता है। इस तरह से नीचे की दिशा में, माध्य स्थिति से नीचे की दिशा में अधिकतम विस्थापन, वो क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। अब बात आती है, अगली चीज़ इसमें आती है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, इसमें भी माध्यम के कण कंपन करते हैं, लेकिन उनकी दिशा
तरंग के संचरण की दिशा और माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा समान होती है, या उसी के हम कहेंगे अनुदिश होती है। तो ये भी चीज़ समझ लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए जैसे तरंग के संचरण की दिशा इधर है, तरंग के संचरण की दिशा की संचरण की दिशा, तरंग इधर जा रही है और इधर ही माध्यम के कण इस तरह से कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा, माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा। तो इसमें क्या होगा, जब कण पास पास होते हैं तो संघनन बनता है, और जब दूर दूर हो जाते हैं फिर पास पास हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास पास हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये सी आर सी आर सी आर सी आर सी 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 क्या है, संघनन, संघनन या संपीडन, संपीडन, संपीडन। और आर क्या है, विरलन, विरलन। ठीक है, तो इसमें संपीडन और विरलन बनते हैं। संपीडन पर हमारा घनत्व अधिक हो जाता है, घनत्व अधिक, और यहाँ पर घनत्व कम, घनत्व कम होता है। संपीडन पे हमारे जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और विरलन पर हमारे जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पिछले में क्या था, अनुप्रस्थ में तरंग के संचरण की दिशा और तरंग के माध्यम के कण के कंपन की दिशा लंबवत थी, इसमें उसी के अनुदिश होती है। तो देखिए जब माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा, तथा तरंग के संचरण की दिशा समान होती है, समान होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे ध्वनि तरंग, जो ध्वनि तरंगें हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, इसमें संपीडन विरलन बनते हैं, और ये इसमें संपीडन विरलन बनते हैं, ये हमने बता दें। ये तीनों प्रकार, ये तरंगें ठोस,
द्रव तथा गैसों में संचरित होती हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो केवल ठोस और द्रव की सतह पर चल सकती हैं, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में चल सकती हैं। तो ये तो हमने बताया था यांत्रिक तरंगें। इस 11वीं क्लास में हमें मेनली यांत्रिक तरंगों के बारे में ही अध्ययन करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक तरंग और बताई थी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जिनके बारे में हम क्लास 12th में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। और तीसरी हमने बताई थी द्रव्य तरंगें, वो भी क्लास 12th में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसका परिचय यहाँ पर आपको अवश्य कराएंगे। देखिए, दूसरी प्रकार की जो तरंगें आती हैं उनको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें की तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखिए, वे तरंगें जिनके लिए माध्यम का होना परम आवश्यक नहीं है। अगर माध्यम निर्वात है तब भी वो चल सकती है, गैसीय माध्यम है तब भी वो चल सकती है, लेकिन होना जरूरी नहीं है। ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी जो नेचर होती है वो अनुप्रस्थ होती है। कैसे इसको अनुप्रस्थ क्यों कहेंगे? जैसे तरंग के संचरण की दिशा ये है, तरंग के संचरण की दिशा ये है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र, और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्र बी, ये परस्पर लंबवत होंगे। तो इस तरह से इसमें इस तरह का ये, तो इस वजह से विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, क्योंकि इसमें माध्यम के कण, ये देखिए तरंग के माध्यम के कण तो नहीं होंगे, इसमें होगा वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र, ये परस्पर लंबवत होता है और तरंग के संचरण के लंबवत गति करते हैं, ठीक। और जो हमारी रेडियो तरंगें, दूर संचार में जिनको हम प्रयोग करते हैं तरंगें, टीवी में जो हमारी तरंगें आती हैं, ठीक है। और एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है। मोबाइल वगैरह में जो भी हमारी तरंगें उपयोग की जाती हैं, ये सभी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जिनके बारे में क्लास 12th में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन इनका माध्यम का होना जरूरी नहीं है। ये जो निर्वात में चलती हैं तब इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मीटर प्रति सेकंड। और जो प्रकाश भी है वो भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों का रूप ही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब आता है, हमने एक और जिक्र किया था, एक तीसरी प्रकार की तरंगें और होती हैं जिनको हम कहते हैं द्रव्य तरंगें। तो देखिए, द्रव्य तरंगों का कंसेप्ट कहाँ से आया? यहीं से, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। इनको हम बोलते हैं तीसरी प्रकार की तरंगों को द्रव्य तरंग, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर वेव्स। इनके बारे में भी चर्चा आपकी क्लास 12th में की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम परिचय यहाँ बता देते हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो फोटोन के रूप में चलती हैं। फोटोन छोटे छोटे कणों के रूप में चलती हैं, और उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा
कि अगर हम किसी द्रव्य पदार्थ को बहुत तीव्र गति कराएं तो उनका जो व्यवहार होता है, उस द्रव्य का जो व्यवहार होगा वो एक तरंग की तरह होगा, और उन तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंगें या द्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, मतलब उदाहरण वहाँ से कहाँ से लिया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं, जिनका रेस्ट मास 0 होता है। कहने का मतलब है वो फोटोन जब किसी सतह पर पड़ते हैं तो वो अपना अस्तित्व खत्म कर लेते हैं और उनकी जो ऊर्जा होती है वो उसके पृष्ठ को मिल जाती है, जिससे कि पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने इसका उल्टा सोचा। अगर हम किसी पदार्थ को, किसी छोटे से कण को, इलेक्ट्रॉन को बहुत तीव्र गति से गति कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से गति कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक कण की तरह कार्य करेगा और कण का जो व्यवहार होगा वो एक तरंग की तरह होगा। तो इसको हम कहेंगे द्रव्य तरंगें, और ये हमारी डी ब्रोगली तरंगें होंगी, जिनके बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यांत्रिक तरंगों के बारे में। और यांत्रिक तरंगों के बारे में हम बता दिए, माध्यम का होना जरूरी है, माध्यम हमारा प्रत्यास्थ होना चाहिए। यांत्रिक तरंगें 2 तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अब इसी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के वेग के बारे में हम पढ़ेंगे, और आगे चल के हम ये भी पढ़ाएंगे कि प्रगामी तरंगें कौन सी होती हैं, और 2 प्रगामी तरंगों से मिलकर के हमें एक अप्रगामी तरंगें भी बनती हैं। वो अप्रगामी तरंगें में भी, अप्रगामी तरंगों के बारे में भी हमें इसी चैप्टर के में पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, जिससे कि फ़िज़िक्स के प्रति जो आपके मन में हवा बना बैठा है कि फ़िज़िक्स बहुत कठिन होती है, फ़िज़िक्स के लिए ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़िए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, और उनके साथ साथ और भी जो आपके पास हेल्पिंग बुक हो उससे पढ़ें। थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ें, अंडरलाइन कर लें, और उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। मेरी वीडियो हैं उनको देखें और उनको अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, नमस्कार।